हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JKSSB एस्पिरेंट्स। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, ये आज मेरी पहली वीडियो होने वाली है और ये वीडियो होने वाली है पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस चैनल के ऊपर मैं पॉलिटिकल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी और साइंस के भी कुछ टॉपिक जो है वो कवर करने वाला हूँ। तो आई होप ये वीडियो जो हैं आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट्स हैं इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और जियोग्राफी, इनमें से जो है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़रूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बनने की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका आइडिया कहाँ से आया और किस मिशन के थ्रू ये एस्टेब्लिश्ड, मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो एस्टेब्लिश कर दी गई और कितने टाइम में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का वो बन के तैयार हुआ। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले 1895 में बात की जाए 1895 की, तो वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन बिल, जिसको स्वराज बिल भी बोला जाता है, 1895, उसको लेके आए थे बाल गंगाधर तिलक, उसको लेके आए थे और उन्होंने वो प्रेजेंट किया था। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, कौन लेके आए थे? बाल गंगाधर तिलक लेके आए थे। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके आगे जो था, इन्होंने इस बिल को प्रेजेंट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे। और स्वराज का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ रूल, रूल ओवर द सेल्फ। ठीक है, सेल्फ रूल का मतलब है कि हमें अपने आप के ऊपर खुद रूल करना आना चाहिए। और जो ये बिल लाया गया था, इसमें बोला गया था, इसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की गई थी, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई थी, कि इंडियन जो हैं, इंडियंस के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और हमें ये चाहिए। ठीक है, किसने बात की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। और उन्होंने अपना एक स्लोगन भी दिया था उसके बाद, जो स्लोगन था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। किसने दिया था? ये बाल गंगाधर तिलक ने ये स्लोगन दिया था। और उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने भी बोला कि हमारा अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। किसने बोला था? महात्मा गांधी ने बोला था। ठीक है, 1934 में फिर MN रॉय, जिनको महेंद्र नाथ रॉय भी बोला जाता है, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो आइडिया दिया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया दिया था। पहले जो था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ज़रूरी है। तो जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करे, तो इसके बारे में किसने बोला था? वो बोला था महेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय ने बोला था कि हमारी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, जो जिसमें सिर्फ इंडिया के लोग होंगे और वो इंडियन जो है हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे, जो जिसके ऊपर जो है पूरी कंट्री चलेगी। ठीक है, उसके बाद 1934 में स्वराज पार्टी थी, उसने भी इसके बारे में बोला था। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो नेशनल पार्टी हमारी इंडिया की, उसने भी इस चीज़ के बारे में बोला था कि हमारा अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने बाद में, तो उन्होंने बोला था कि हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, लेकिन उसमें जो इंटरफेरेंस है, ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस नहीं होगा उसमें। और उन्हें किसने बोला था? JL नेहरू ने। उन्होंने क्या बोला था कि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन उसको बनाएंगे हम खुद ही, इंडियंस खुद बनाएंगे, और उसमें जो ब्रिटिशर्स है उनका इंटरफेरेंस नहीं होगा। और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मीनिंग होता है कि हमारे पास राइट टू वोट है। और ये किसने लाया था? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, कि मतलब जो भी लोग 21 साल से ऊपर हैं, तब 21 साल से होता था जब मतलब कि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, तब 21 साल एज रखी गई थी वोट देने की, मिनिमम एज जो थी 21 साल रखी गई थी। उसके बाद बढ़ा के इसको, मतलब घटा के इसको 18 साल कर दिया। 18 साल का जो बंदा है वो कोई भी पीपल हैं वो वोट कर सकते हैं, जो भी मिनिमम जिनकी एज 18 साल है। ठीक है, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 में, जिसको हेड, मतलब कि जिसके हेड कौन थे? स्टफर्ड क्रिप्स थे। कौन हेड थे? स्टफर्ड क्रिप्स थे। वो कब आया था? ये मिशन आया था 22 मार्च 1942 को। ये मिशन आया था, कब आया था? 22 मार्च 1942 को, जिसके हेड जो थे स्टफर्ड क्रिप्स थे। और इनको भेजा था किसने? इनको भेजा था जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, कैलिमिनाट एटली जो थे प्राइम मिनिस्टर थे। कैलिमिनाट एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ के? वो थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने प्रपोजल लेके स्टफर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा कि आप जाएं और उनको, इंडिया के जो लीडर्स हैं उनको बोलें कि आपको इंडिपेंडेंस हम दे देंगे और आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो। लेकिन इसमें शर्त एक थी कि मतलब कि जो भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भी मतलब आपको हम आज़ादी देंगे, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो। ये सब चीज़ें किसके बाद होगी? जब वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो ख़त्म होगी। क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड में हो रहा ऐसा था कि जो मतलब ब्रिटेन था और अमेरिका था वो एक साइड थे, और तुर्की, जापान वगैरह एक साइड थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि, मतलब कि इन्होंने बोला, जो ये था जापान था, वो हर जगह पे जो भी ब्रिटिश प्रोविंसेस थे,
जहाँ जहाँ पे ब्रिटेन ने कब्ज़ा करके रखा था वहाँ पे वो जापान वाले जो थे अटैक कर रहे थे। अब इंडिया की बारी थी, उन्हें इंडिया पे भी अटैक करना था, तो इसीलिए स्टफर्ड क्रिप्स को उन्होंने इंडिया भेजा था ताकि आप जाएँ और इंडिया वालों को बोले हम आपको ये चीज़ें देंगे, लेकिन आप हमारा साथ दो वर्ल्ड वार सेकंड में जापान जो अभी बाकी कंट्रीज़ थी मतलब जिनके साथ वो लड़ाई कर रहे थे उनको हराने में हमारा साथ दें। और उन्होंने ये भी बोला था कि मतलब कि जो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेगा वो स्टेट जो अलग अपनी सेपरेट होकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग से बना सकती है। तो इसीलिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे और इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने ये बोला कि हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इसलिए नहीं मान रहे थे कि वो इंडिया को यूनाइट करने से पहले तोड़ रहे थे, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946 में। कब आया? 1946 में कैबिनेट मिशन आया। और कैबिनेट मिशन जो था इसमें बात की गई थी डिस्कस द ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप। ठीक है, इसमें जो पावर्स थी, जो पूरी पावर्स तो उस वक्त जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी, और जिसको हेड करता था वाइसरी होता था उस टाइम में लॉर्ड वेवल जो था वाइसरी था। और इसमें बात की गई थी कि हम जो भी पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है वो पूरी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके पास हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, और इस कैबिनेट मिशन को लेके आए थे 3 मेंबर्स लेके आया था, पी लॉरेंस, स्टफर्ड क्रिप्स और एवी मावलंकर। ठीक है, सॉरी एवी अलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर जो थे इस मिशन को लेके आए थे। ये लेके आए थे 24 मार्च को। 24 मार्च को ये लोग इस मिशन को लेके आए थे, और इसी मिशन के थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी हमारी एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, और इस टाइम में जो थे लॉर्ड जो वेवल थे वो उस टाइम में वाइसरी थे, तो इंडियंस ने जो था इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट नहीं किया था बल्कि ये फेल्ड हो गया था प्लान, बिकॉज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी और मुस्लिम लीग जो थी इन दोनों के बीच में आपस में नहीं बन रही थी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इंडिया को यूनाइट करना चाहती थी, लेकिन जो मुस्लिम लीग पार्टी जो थी, जो मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी थी, वो सेपरेट मतलब कि एक मुल्क की डिमांड कर रहे थे। वो सेपरेट मुस्लिम्स के लिए सेपरेट मुल्क की डिमांड कर रहे थे, जिस वजह से उनकी आपस में नहीं बन रही थी, इसीलिए ये मिशन जो है फेल्ड हो गया। और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि लॉर्ड वेवल जो हैं इस चीज़ को नहीं चला पा रहे हैं, तो उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उनको न्यू वाइसरी बना दिया ताकि वो एक नया सोल्यूशन टू फाइंड न्यू सोल्यूशन। उसके बाद अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की जाए तो जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, 296 मेंबर के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, और वो हुए थे जुलाई, कब हुए थे? जुलाई 1946 को हुए थे, जुलाई 1946 को हुए थे। और 296 मेंबर जो थे वो इलेक्ट किए गए थे ब्रिटिश प्रोविंसेस से, और 93 मेंबर जो थे वो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट किए गए थे। नॉमिनेट इसलिए किए गए थे क्योंकि किंग्स तो उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी तरफ से एक बंदा जो है अपनी तरफ से भेज दिया मतलब उसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो टोटल 389 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, और जो इलेक्शन हुआ था वो 10:1 के रेशो पे हुआ था, कि कितने के रेशो पे जो था एक मेंबर को इलेक्ट किया गया था, 10:1 के रेशो पे। मतलब 10 लाख लोग थे, 10 लाख लोगों में से एक बंदे को चुना गया था। और ऊपर भी एक क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था। ठीक है, एम.एन. रॉय ने दिया था। और रेशो किस रेशो पे इलेक्ट किया गया था मेंबर्स को? 10:1 के रेशो पे इलेक्ट किया गया था। और अब मीटिंग्स की बात की जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग्स हुई थी, कितनी मीटिंग्स हुई थी और कहाँ पे हुई थी? जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो न्यू दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में। और वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली में हुई थी। एंड किया था कितने मेंबर्स ने? 211 मेंबर्स ने। और उस वक्त तो प्रेसिडेंट किसी को बनाया नहीं गया था, तो डॉक्टर सचिनंद सिन्हा जो थे उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था फर्स्ट मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। किसको बनाया गया था? डॉक्टर सचिनंद सिन्हा को। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था फर्स्ट मीटिंग में? वो बनाया गया था डॉक्टर सचिनंद सिन्हा को। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की सेकंड मीटिंग हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट। पहले जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें जो सचिनंद सिन्हा थे उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था,
उनको चुना नहीं गया था, बल्कि उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था, वोटिंग नहीं हुई थी। लेकिन जब सेकंड मीटिंग हुई दिसंबर 11 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया। वोटिंग हुई, वोटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीते और उनको प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, ठीक है। और उसके बाद थर्ड मीटिंग की बात की जाए तो थर्ड मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की थर्ड मीटिंग होती है। और उसमें जो जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया इसमें, और जो पास हुआ कब? 2 जनवरी 1947 को ये रेजोल्यूशन पास हुआ था। फिर ये 13 दिसंबर 1946 को ये प्रेजेंट रेजोल्यूशन जो था प्रेजेंट किया उन्होंने, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और 2 जनवरी 1947 को ये रेजोल्यूशन पास हुआ। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल जो थे लाए गए थे कि हमारी जो कंट्री है वो आगे जाके कैसे होगी, ठीक है। जैसे आज इसकी मॉडर्न फॉर्म क्या है? प्रियम्बल है, ठीक है। प्रियम्बल में क्या है? हमारी कंट्री सवर्जन है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है। वैसे ही इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर वो चीज़ें मेंशन की गई थी, और जो 2 जनवरी 1947 को पास हुई थी। उसके बाद एक लास्ट प्लान आता है, वो आया कि कौन सा प्लान? माउंटबेटन प्लान, जो मई 1947 में आता है, जिसको कौन लेके आए थे? लास्ट वाइसरॉय जो बनाए गए थे इंडिया के, लॉर्ड माउंटबेटन, वो इस प्लान को लेके आते हैं। कब लेके आते हैं? मई 1947 में वो इसको लेके आते हैं, जिसको लॉर्ड माउंटबेटन प्लान बोला जाता है, ठीक है। ये लास्ट प्लान था इंडिया का, मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले लास्ट प्लान था ये। और इसमें कुछ प्रिंसिपल्स की बात की गई थी, जैसे कि पार्टीशन की, सॉवरेनिटी की, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। मतलब कि इंडियन जो हैं ये वाइसरॉय जो थे इंडिया के हिसाब से अच्छे थे। इन्होंने क्या बोला था कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, आप सॉवरेन हो, लेकिन जो है यहाँ पे पार्टीशन भी होगा। तो पार्टीशन हुआ 1947 में, पार्टीशन हुआ, और इन्होंने रिलीजन के बेसिस पे जो था इंडिया को डिवाइड किया। और इन्होंने जो था, जो पूरा हिंदुस्तान था पूरा था, उसको डिवाइड किया ईस्टर्न पाकिस्तान में और वेस्टर्न पाकिस्तान में। ईस्टर्न पाकिस्तान जिसको आज पाकिस्तानी बोला जाता है, और वेस्टर्न पाकिस्तान जिसको आज बांग्लादेश बोला जाता है, ठीक है। आफ्टर पार्टीशन के बाद क्या हुआ? पार्टीशन के बाद 389 मेंबर में से 299 मेंबर्स बचे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। वो इतने ऐसे क्यों बचे? बिकॉज ब्रिटिश प्रोविंसेस में से 229 और 70 फ्राम प्रिंसली स्टेट्स। कितने प्रिंसली स्टेट से? 70 मेंबर जो थे प्रिंसली स्टेट से थे। और 389 मेंबर में से 299 मेंबर क्यों बचे थे? बिकॉज मुस्लिम लीग जो थी उसमें कुछ मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान चले गए, उसकी वजह से क्या हुआ कि 299 मेंबर बचे, ठीक है। और क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें कितनी वुमेंस थी? उसमें 15 वुमेंस थी, और 33 मेंबर जो थे शेड्यूल्ड ट्राइब से थे, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमेटीज़ की। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें कितनी कमेटीज़ बनाई गई थी? उसमें 21 जो टोटल कमेटीज़ बनाई गई थी। कितनी कमेटीज़? 21। 8 उसमें से जो थी मेजर कमेटीज़ थी, और 13 जो थी वो माइनर कमेटीज़ थी, ठीक है। 8 मेजर कमेटीज़ थी और 13 जो थी वो माइनर कमेटीज़ थी। और जो फर्स्ट ड्राफ्ट मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया, और उसमें फ़र्स्ट ड्राफ्ट जब दिया फरवरी 1948 को फर्स्ट ड्राफ्ट दिया। सेकंड ड्राफ्ट जो था वो प्रेजेंट किया अक्टूबर 1948 को, और फाइनल ड्राफ्ट जो था 14 नवंबर 1948 को प्रेजेंट किया। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन जो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि बोलिए कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। और उसमें कितने मेंबर थे? टोटल 7 मेंबर थे। 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, उनमें से एक जो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया है। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया, और इस पे सिग्नेचर कितने लोगों ने किए थे? 299 मेंबर में से 285 नहीं 284 मेंबर्स ने सिग्नेचर किए थे इस मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा उसके ऊपर, ठीक है। और 2 साल 11 मंथ्स एंड 18 डेज़ में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख के तैयार हुआ, ठीक है। कंप्लीटेड हुआ था कब? 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख के तैयार हुआ। और एट दैट टाइम उस वक्त क्या था कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या था? प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे। और आज कितने?
आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल है, उसके बाद 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं और 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लिख के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, मतलब लिख के नहीं, बल्कि उसको अडॉप्ट कर लिया गया था उस टाइम। लेकिन जो उसको इनेक्ट कर लिया गया था, उसको लागू कब किया गया था, वो किया था 26 जनवरी 1950 को उसको लागू कर लिया। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट कर लिया गया। अब नेशनल फ़्लैग की भी बात कर लेते हैं। जो हमारा नेशनल फ़्लैग है उसको अडॉप्ट कर लिया गया 22 जुलाई 1947 को, और नेशनल एंथम को जो है 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम को अडॉप्ट कर लिया गया। और फर्स्ट इलेक्शन जो हुए थे वो हुए थे 25 अक्टूबर 1951 को स्टार्ट हुए थे और 21 फरवरी 1952 में ख़त्म हुए थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे इंडिया के फ़र्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। और उसके बाद जो सेकंड मीटिंग में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया था, बाद में वो हमारे इंडिया के फ़र्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। ठीक है, और जो लीगल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो थे BN राव, और P बिहारी जो थे वो कैलीग्राफर थे, और सेक्रेटरी जो थे HVR अय्यंगार थे। तो ये था कुछ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कहाँ से इसकी बनने की शुरुआत हुई, कितने टाइम में बन के ये तैयार हुआ, और किन किन लोगों ने इसको बनाने में मदद की। आई होप गाइज़ आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उनको मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं लाने वाला हूँ MCQs के ऊपर। जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक से, जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs है वो मैं उस वीडियो में लेके आऊँगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चढ़े हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।